मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। ने इस देश के लोकतंत्र को जरा ज्यादा हल्के में ले लिया है। उसे लगता है कि वो जैसे चाहे लोगों का ध्यान भटकाएगी और लोकतंत्र के नाम पर देश में मनमानी करेगी। मगर पहले लोकसभा चुनावों में बीजेपी की मनमानी को तगड़ी चोट पड़ी थी और लोकसभा चुनावों के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में पीएम नरेंद्र मोदी की बड़ी हार नजर आ रही है। कृषि कानूनों की तरह वक्फ संशोधन अधिनियम को मनमाने तरीके से सरकार ने पारित करा लिया था ताकि देश भर की वक्फ संपत्तियों पर बीजेपी को दखलंदाजी का मौका मिल जाए। लेकिन सरकार का यह मंसूबा इतनी आसानी से पूरा नहीं हो रहा है, क्योंकि विपक्ष के विरोध के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ ऐसे सवाल उठा दिए जिनके जवाब देने में केंद्र सरकार को मुश्किलें आई हैं। इसी 16 और 17 अप्रैल को लगातार 2 दिनों तक सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई चली और अब अगली तारीख 5 मई की मिली है। लेकिन इन 2 दिनों की सुनवाई में सरकार को समझ आ गया कि इस बार भी मामला कृषि कानून जैसा हो सकता है। आप जानते हैं कि कैसे साल भर तक किसानों के आंदोलन के बाद 13 महीने तक आंदोलन चला था। उस आंदोलन के बाद सरकार को झुकना पड़ा था। हालांकि तब भी नरेंद्र मोदी ने अपनी हनक दिखाते हुए कहा था कि शायद मेरी तपस्या में ही कोई कमी रह गई होगी जो मैं किसानों को समझा नहीं सका। मोदी की इस बात पर अब भी सवाल किया जा सकता है कि माननीय, आखिर आपने कैसे फकीरों और सन्यासियों वाला जीवन जिया है जो आप ठीक से तपस्या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 2021 को आपको अपनी तपस्या में कमी दिखी और 4 ईवीएम साल हो गए, तपस्या अभी तक आपने या कमी दूर हो ही नहीं पाई। दरिया में फेंको। किसान तो अब भी आंदोलन पर मजबूर हुए और आपने अब भी अपना वादा पूरा नहीं किया। अब मुसलमानों को लेकर भी वैसे ही हालात बनते दिख रहे हैं। वक्फ संशोधन अधिनियम लाने के पीछे मकसद तो यही बताया गया कि ये सब गरीब मुसलमानों के हित के लिए है, लेकिन मोदी की तपस्या में कमी का ही नतीजा है कि इस मकसद पर न तो मुसलमानों को यकीन है और न ही विपक्ष को, और अब सुप्रीम कोर्ट भी वही सवाल कर रहा है जो बीजेपी को बार-बार गुजरते हैं। और अकेले वक्फ का मामला नहीं है दोस्तों, बल्कि अब तो जैन मंदिर पर भी बीजेपी का बुलडोजर चला है, जिसके खिलाफ महाराष्ट्र समेत पूरे देश में जैन समुदायों में आक्रोश है। दोस्तों, आप जानते हैं कि हिटलर वाली जर्मनी में यहूदियों पर अत्याचार को लेकर मार्टिन निमोलर ने एक कविता लिखी थी जो आज के हिंदुस्तान के हालात पर सटीक उतरती है। निमोलर ने तब लिखा था, पहले वे आए कम्युनिस्टों के लिए और मैं कुछ नहीं बोला। पहले वे आए कम्युनिस्टों के लिए और मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं कम्युनिस्ट नहीं था। फिर वे आए ट्रेड यूनियन वालों के लिए और मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं ट्रेड यूनियन में नहीं था। फिर वे आए यहूदियों के लिए और मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं यहूदी नहीं था। फिर वे मेरे लिए आए और तब तक कोई नहीं बचा था। भाई पीएम नहीं हूँ, ईवीएम स्कैम वाला पीएम हूँ। लास्ट 10 ईयर से के विचार भी पहले यहूदी विरोधी थे, यानी हिटलर से उनकी वैचारिक समानता थी। लेकिन तानाशाही केवल एक तबके तक सीमित नहीं होती दोस्तों, और नफरत की आग सबको अपनी चपेट में ले लेती है। ये बात जर्मनी में निमोलर ने जर्मनी खो गया, बाद में हिटलर का पता चला। भी नहीं समझ रहे हैं मोदी का भी ऐसा होने वाला है। मुसलमान और ईसाई इंडिया चला जाएगा, खो जाएगा, बाद में मोदी जाएगा। जैन, पारसी, बौद्ध सबकी बारी आते हुए दिख रही है और मोदी का काम नहीं है देश चलाना है, क्योंकि यहाँ जातिगत भेदभाव फिर गहराता जा रहा है। आगरा के दलित सांसद रामजी सुमन के खिलाफ करणी सेना ने जिस तरह का उत्पात मचा रखा है वो इसकी मिसाल है। तो नजर आ रहा है कि मोदी के शासन में नफरत का कैरोसिन कैसे जगह जगह आग भड़काता जा रहा है। इस आग को काबू में पाने की कोशिश में विपक्ष ही लगा हुआ है और कौन सी पुलवामा तक रहा है, बाद में भी अभी नहीं भूले, भड़क गई कि उसने सुप्रीम कोर्ट पर देश में धार्मिक लड़ाई करवाने का आरोप लगा दिया। बात पे तक तो आइए दोस्तों, आज की नजर से पड़ताल करेंगे कि कैसे मोदी की संभावित हार से बौखला गई है बीजेपी, और साथ ही समझेंगे कि बौखलाई बीजेपी कैसे कांग्रेस और सुप्रीम कोर्ट दोनों को निशाने पर ले रही है। बुधवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा इंटर्नशिप कार्यक्रम के समापन समारोह में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट भला कैसे राष्ट्रपति को दिशा निर्देश दे सकता है, वह ऐसा करके सीमा लांघ रहा है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को सुपर संसद तक कह दिया और साथ ही संविधान के अनुच्छेद 142 को लेकर कहा कि अनुच्छेद 142 लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ एक परमाणु मिसाइल बन गया है और कोर्ट के लिए 24 घंटे उपलब्ध है। आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल की
ओर से राष्ट्रपति के विचारार्थ रखे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए समय सीमा तय की थी, जिस पर जगदीप धनखड़ ने चिंता जाहिर की थी कि हम ऐसी स्थिति नहीं बना सकते जहां आप भारत के राष्ट्रपति को निर्देश दें। उन्होंने कहा कि समय आ गया है कि जब हमारी 3 संस्थाएं विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका फूले फलें। किसी एक की ओर से दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप चुनौती पैदा करता है, जो अच्छी बात नहीं है। तो पहली नजर में तो जगदीप धनखड़ की बात में कोई विवाद नहीं दिखता, लेकिन इसकी बारीकी से पड़ताल करें तो फिर नजर आएगा कि उपराष्ट्रपति की टिप्पणी ऐसे वक्त पर आई जब सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को असहज स्थिति में डाल दिया। दरअसल सर्वोच्च अदालत ने जब बुधवार को सुनवाई की तो उसमें वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने के प्रावधान पर टिप्पणी की। फिर गुरुवार को कहा कि अगली सुनवाई तक वक्फ बोर्ड या केंद्रीय वक्फ परिषद में कोई नई नियुक्ति न की जाए और वक्फ बाय यूजर संपत्तियों को डी नोटिफाई न करने का आदेश भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया। इस बारे में अभिषेक मनु सिंघवी ने जो कुछ बताया है, जरा उसे भी सुन लीजिए। एक तीसरे मुद्दे पे आज और आंतरिक आदेश हुआ है जो अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है और जिसको लोग समझ नहीं पाते हैं आसानी से। मैं आपको सरल रूप से बता दूं, वक्फ बाय यूजर का मतलब क्या है। वक्फ बाय यूजर जो एक फ्रेज है, लगभग 150 साल से हमारे कानून में चल रहा है। ये मामला प्रीवी काउंसिल तक गया। 2 निर्णय अभी हाल में हुए 10 वर्ष के अंदर, एक अयोध्या, उससे पहले एक एम सिद्दीकी। उसमें पुराने 100 वर्ष के सब निर्णय कोटेड हैं। जिनको रुचि है वो उसको खोल के पढ़ लें। और इन सब में ये कहा गया है कि वक्फ बाय यूजर सिंपली यही है कि आदमी अपने उद्देश्य द्वारा, अपने कार्य द्वारा, अपने कर कमलों द्वारा, अपने बोलने द्वारा, अपने दर्शाने द्वारा एक वक्फ बना सकता है। ये आवश्यक नहीं है कि वो लिखित रूप से उसको प्रमाणित करे, एक रजिस्टर्ड डीड बनाए, एक डॉक्यूमेंट उपजाए। और ये हक मुसलमान का वक्फ के विषय में सैकड़ों साल पुराना है। अब इस संदर्भ में इसमें एक प्रावधान था हमेशा 100 साल से, 1913, 1923, 1995, 2013 में 3R एक प्रोविजन, 3R, जिसमें वक्फ बाय यूजर को देखा गया था, संज्ञान लिया गया था, उसको माना गया था, उसके अस्तित्व को, जो कि 100 साल पुराना केस लॉ में है। एक पेन की स्याही के एक टिक से वो पूरा 3R को डिलीट कर दिया। इसमें डिलीट का मतलब है कि वक्फ बाय यूजर का आज कानूनी कोई अस्तित्व नहीं, अगर आप कानून को पढ़े जैसा है आज। तो उच्चतम न्यायालय ने, हम उसका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं, कहा है कि अभी तक आंतरिक रूप में जो भी वक्फ हैं जो डिक्लेयर्ड हैं या रजिस्टर्ड हैं, इंक्लूडिंग एक अदर कैटेगरी यानी वक्फ बाय यूजर, वो सब में यथा स्थिति यानी आज की स्थिति कानून के पहले रहेगी। इसका अंतिम निर्णय तो उच्चतम न्यायालय करेगी, लेकिन यथास्थिति कानून के लागू होने के पहले वैसी ही रहेगी। ये एक तीसरा आंतरिक आदेश है। तो सुप्रीम कोर्ट की इस सुनवाई ने बीजेपी के पैरों तले से जमीन खींच ली, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि संसद से पारित होने और राष्ट्रपति की मोहर लग जाने के बाद वक्फ पर बने नए कानून को लागू करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अभी ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो बीजेपी अब अपनी भड़ास सुप्रीम कोर्ट पर ही निकाल रही है। जी हां, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर धार्मिक युद्ध भड़काने का गंभीर आरोप लगाया है और इसके साथ ही एक्स पर लिखा है निशिकांत दुबे जी ने कि कानून यदि सुप्रीम कोर्ट ही बनाएगा तो संसद भवन बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई संजीव खन्ना पर एक बेहद गंभीर आरोप भी निशिकांत दुबे ने लगाया। सुनिए जरा। इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेवार केवल यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब। ईवीएम स्कैम है। दुबे ने देश 10 साल से गृह युद्ध होने की बात कही। राजीव कुमार मोदी शाह सीजेआई खन्ना यानी सीजेआई संजीव खन्ना को जेल ठहरा दिया। हालांकि दुबे को इस मामले में सबसे पहले इस्तीफा मोदी और शाह से मांगना चाहिए था, क्योंकि उनके राज में गृह युद्ध होने की बात वो कह रहे हैं। खैर, ये सब असल में बीजेपी की भड़ास ही है। इसीलिए निशिकांत बीजेपी ऑल्सो ऑलवेज फेल पर बोलने से year पहले before after always last 10 year fail EVM scam सवाल उठाए। garbage company in house सवालों से बीजेपी some terrorist group hijack house और सबको नजर आ रहा है
कि अदालत Result, में मोदी सरकार की संभावित GDP हार gone, को rupees देखकर gone. बीजेपी अभी से डिफेंसिव खेलने And की sent तैयारी jail, कर रही है। Modi, Shah and हालांकि Rajiv इसमें Kumar. भी बीजेपी तिकड़मों से बाज नहीं आ रही And है। सोनिया गांधी Gankhad, और राहुल गांधी के Gant. खिलाफ नेशनल हेराल्ड मामले में चार्जशीट दायर होना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बीजेपी अच्छे से जानती है कि गांधी परिवार के खिलाफ कोई भी कार्रवाई सुर्खियां बनेगी और फिर बाकी मुद्दों से ध्यान भटकाने में आसानी होगी। लेकिन बीजेपी और मोदी को यहां भी मात मिल रही है, क्योंकि राहुल गांधी मोदी बाकी गोधरा कौन, मुद्दों को पुलवामा उठाने के कौन? साथ-साथ कांग्रेस मिलिट्री को सैनिकों मजबूत ने करने मारा हुआ है, में क्यों लगे। मांस हुआ? जरा इस रिपोर्ट को देखिए। 16 अप्रैल को राहुल गांधी फिर से गुजरात पहुंचे थे। इस महीने की 8 और 9 तारीख को कांग्रेस का अधिवेशन भी गुजरात में ही हुआ था और उससे पहले राहुल मार्च में भी गुजरात गए थे, जहां उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करके बताया था कि जो काम करेगा पार्टी उसे आगे बढ़ाएगी। वहीं राहुल ने कांग्रेस में रहकर बीजेपी के लिए काम करने वालों को बाहर निकल जाने को कहा था। अपने तीसरे गुजरात दौरे में राहुल ने कार्यकर्ताओं को फिर संदेश दिया कि अगर गुजरात में कांग्रेस की सरकार बनती है तो इसमें असली मेहनत करने वालों को ही इनाम मिलेगा। जिस जिले में बड़ी जीत मिलेगी मंत्री पद भी उसी के खाते में जाएगा और जो कांग्रेसी केवल अपना रुतबा दिखाने में लगा रहेगा उसे कुछ नहीं मिलेगा। यानी राहुल एक तरफ बीजेपी से आर पार की लड़ाई छेड़े हुए हैं और साथ में उन्होंने कांग्रेस पार्टी के भीतर भी ऐसे ही आर पार करने का फैसला ले लिया है। इसका फायदा निश्चित तौर पर कांग्रेस को मिलेगा। खबर है कि गुजरात के बाद अब राहुल राजस्थान जाकर इसी तरह जिला स्तर के कांग्रेस नेताओं से मिलेंगे। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे भी बेलगावी, दिल्ली और गुजरात अधिवेशन के बाद मिशन बिहार में जुट चुके हैं। बिहार का चुनावी दौरा करने के साथ ही खड़गे पार्टी अधिकारियों के साथ बैठकें कर बीजेपी को घेरने का प्लान बना रहे हैं। खासकर नेशनल हेराल्ड मामले में जिस तरह सोनिया गांधी और राहुल गांधी को आरोपी बनाकर कांग्रेस को कमजोर करने का खेल बीजेपी ने रचा है, उसका करारा जवाब बीजेपी तो बस ड्रामा कर रहा है। ईवीएम स्कैम में ईडी नो उपयोग ईडी चोर अच्छा। बीजेपी ने इसे गांधी परिवार पर मोदी चोर, ईडी चोर, सीबीआई चोर माना था, लेकिन कांग्रेस धनखड़ के चोर, देशव्यापी विरोध ने राजीव चोर, बीजेपी को डरा शाह दिया है। चोर, मोदी चोर। उसे समझ आ रहा है कि अब पहले की बीजेपी तरह एमपी खेल चोर। करना आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल रहेगा। इधर खड़गे ने शनिवार को कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ एक बैठक कर बीजेपी का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। बताया कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर कार्रवाई की टाइमिंग कैसे राजनीतिक बदले की तरफ इशारा कर रही है। जरा इस रिपोर्ट को देखिए। खड़गे ने लिखा कि यह महज संयोग नहीं हो सकता है कि एक तरफ हमारा एआईसीसी का अहमदाबाद अधिवेशन हो रहा हो और उसके तत्काल बाद ईडी की इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही हो। मैं यहां आपको याद दिला दूं कि मेरे नेतृत्व में जब रायपुर में कांग्रेस महाधिवेशन हुआ था तो मोदी जी ने वहां भी उसे फेल करने के लिए हमारे नेताओं के ऊपर ईडी सीबीआई को लगाकर रेड कराई। उनकी मंशा थी कि सेशन न होने पाए, फिर भी यह हुआ। लोकसभा चुनाव के पहले हमारे खाते बंद किए, फिर भी हमारा संख्या बल जनता ने लोकसभा में दोगुना कर दिया। हमारी लड़ाई कमजोर नहीं पड़ी। सरकार के वक्फ संशोधन ईवीएम स्कैम सर के 82 सीटों से भाजपा नहीं आवा, विपक्ष को एकत्र किया, 32 कांग्रेस नहीं आवा, 10 वर्षी सभी क्षेत्रों में इंडिया धंधा लोगों ने साथ दिया। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रही है। मुझे खुशी है कि कांग्रेस और विपक्ष के दूसरे दलों ने जिन बिंदुओं को रखा था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको महत्व दिया है। ईवीएम स्कैम, ईवीएम थ्रो उंडा दरिया में डाल दो, बाद में लोकशाही आएगी, संपत्तियों को विवाद में बाद में इलेक्शन लड़ना लाया गया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई अभी कर रहा है। हमें पूरा भरोसा है कि हम इस लड़ाई को भी जीतेंगे। इस मामले में सरकार और भाजपा के नेताओं ने मिलता है वो ईवीएम में और लोगों को पता नहीं मिलता में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। और स्कैम चलता है। 140 करोड़ पब्लिक को जो कराना होगा, क्षेत्रवान काम कर रहा है, षड्यंत्र को बेनकाब करना होगा। तो यहाँ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बता दिया सुप्रीम कोर्ट वालों तो खड़े कर और सीबीआई के ऑर्डर कर दिया जो मोदी शाह ने राजीव कुमार जेल में डाल दिया। समस्याएं ही नहीं बल्कि चुनाव आयोग पर भी बीजेपी की कठपुतली होने का आरोप लगता रहा है। खास तौर पर महाराष्ट्र चुनावों के नतीजों के बाद कई सवाल उठे कि क्या वाकई लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक जनता का मन इतना बदल गया है कि उसने नाम मात्र तब विपक्ष के आरोपों को खारिज कर दिया गया। लेकिन अब एक पुलिस अधिकारी रंजीत कासले ने दावा किया कि परली में ईवीएम से छेड़छाड़ की गई थी, जिसके लिए उन्हें हटा दिया गया था और बाद में उनके खाते में 10 लाख रुपए दिए गए। कासले को फिलहाल निलंबित किया गया है और चुनाव आयोग दावा कर रहा है कि ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं हुई थी। लेकिन अब आयोग की साख इतनी खराब हो चुकी है कि उसकी सफाई पर एकदम से नहीं आता। तो वक्फ संशोधन अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट में झटके से लेकर कांग्रेस के जवाबी हमले तक बीजेपी को कई
कई बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है और आगे भी यह सिलसिला जारी रहेगा ऐसे आसार हैं, क्योंकि अब बिहार में चुनाव होने हैं जिसमें इंडिया गठबंधन ने साथ बैठकर रणनीति बनाने की शुरुआत कर दी है। चुनाव करो तो बिहार में कशु ना बीजेपी का साथ देने पर घिर चुके हैं और कमजोर हो चोरी ना मत मल देश की पासपोर्ट रैंकिंग में खबर चोरी करवा के 100 प्रभावशाली मोदी का शामिल न होना, महंगाई और बेरोजगारी का बढ़ना, देश में अपराधों में इजाफा होना, ट्रंप के टैरिफ वार से उद्योग जगत में घबराहट होना, दोस्तों ऐसे कई मामले हैं जो बीजेपी को फंसा चुके हैं और बाकी जो कसर रह गई थी वो जैन समाज के बीजेपी विरोधी प्रदर्शन से पूरी हो रही। बीजेपी जाएगी, यानी बीजेपी चारों खाने चित्त चोरों का हाथ में आ गई, इसीलिए जाएगी। बढ़ रहे हैं। खैर, महान शायर बशीर, हवा रुक गई, मैं चुप था तो चलती हवा रुक गई, ज़बां सब समझते हैं जज्बात की। तो आज के लिए बस इतना ही।